फिर से सभी का स्वागत है। मैं रणधीर पांडे, पीजीटी इतिहास KB+2 हाई स्कूल इटखोरी चतरा। और इस पटल पर क्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक आवश्यक बात उन लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वह यह है कि अभी झारखंड ही नहीं बल्कि समूचा देश एक महाविपदा से लड़ रहा है, साहस के साथ लड़ रहा है। उस साहस के साथ लड़ाई में डॉक्टरों का, पुलिसकर्मियों का या जो भी हमें रोकने, नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, उनको मदद हमें हर हाल में करना है। मदद करने का तरीका यह है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें, बाहर जाने से बचें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन का इस्तेमाल करें, बाहर से आए तो तुरंत साबुन का प्रयोग करके हाथ धोएं, किसी को स्पर्श ना करें, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें, कुछ दूरी बना करके रखें। बातचीत करते समय भी हम कोशिश यह करें कि हाथ का प्रयोग आंख, कान इत्यादि छूने में बिल्कुल ना हो। इस तरह से यदि हम जागरूक रहेंगे, जागरूकता फैलाएंगे तो अपने माता पिता को भी, अपने बड़े बुजुर्गों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। और जागरूक होना ही एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और इस समय सभी लोग जागरूक रहो और जो भी नियम बताए जाते हैं उसका सख्ती से पालन करो। अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ जो पिछला वीडियो में मैंने बताया कि किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर में हमने राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके कौन कौन से कारण हैं, या अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहा था उस समय आदिवासियों को, किसानों को, वकीलों को या पढ़े लिखे वर्ग को, सबको जोड़ करके अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाए, इसके लिए वो कौन से ऐसे विचार थे जो उत्पन्न हुए, जो प्रकट हुए, जिसके कारण सब लोग एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ सके और अंततः 1947 में आजाद भी हो पाए। वो विचार था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किन परिस्थितियों में और किन कारणों से उत्पन्न हुआ, इसकी बात मैंने पिछले वीडियो में की थी, उसकी दोबारा चर्चा करना आवश्यक नहीं है। दूसरा जो मैंने उसमें पढ़ाया था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय जनजीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में मैंने बताया कि कैसे किसानों को जबरदस्ती सैनिक के रूप में भेजा जाने लगा, कैसे किसान खेती करने के बजाय वो सैनिक बनकर के कार्य कर रहा है, जिससे आने वाले समय में अनाज अधिक मात्रा में उत्पादित नहीं हो पाया, अनाज का उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं हो पाया, जिससे खाद्यान्न संकट आया। तीसरा, उसमें मैंने यह भी चर्चा किया था कि कैसे सैनिक से जुड़े हुए सामान, युद्ध से जुड़े हुए सामान भारत में बनाए जाने लगे, जिसका इस्तेमाल ब्रिटेन युद्ध में करता था। ये सारे 3-4 कारण ऐसे थे जिसको मैंने बताया। आज जो हम बताने वाले हैं वह यह है सत्याग्रह एवं गांधी जी। भाग 2 में सत्याग्रह एवं गांधी जी। दूसरा रोलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी से सब लोग परिचित हैं, ये उन्हें हम बापू के नाम से संबोधित भी करते हैं। भारतीय इतिहास में उनका रोल इस तरह से है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका में रह करके लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जो गोरे और काले को लेकर के भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने मुहिम लड़ाई लड़ी। और उनका सिद्धांत सत्याग्रह आज भी हमारे लिए उपयोगी है। उसका पालन करने से हम हर तरह से लाभ उठा सकते हैं। सत्याग्रह था क्या, इससे जुड़े हुए प्रश्न 2 या 3 नंबर के आते हैं। 3 नंबर के मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं कि सत्याग्रह क्या है एवं इसमें गांधी जी की भूमिका, या सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बताइए। ये पिछले बार 5 नंबर का क्वेश्चन था, इस तरह से जो पूछा गया है। सत्याग्रह को हम लोग समझते हैं। सत्याग्रह की पहली चर्चा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में जो छपी थी उसमें की थी। सत्याग्रह एक ऐसा विचार था जिससे लाभ लेकर गांधी जी ने भारत में किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, वकीलों को, पढ़े लिखे लोगों को, अशिक्षित लोगों को, सबको जोड़ करके एकजुट प्रयास किया और यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ने में पूरी सफलता प्राप्त की। उसके लिए बहुत सारे संघर्ष उन्होंने किया, लेकिन कभी भी हिंसा का साथ उन्होंने नहीं लिया, हिंसा का समर्थन कभी नहीं किया। इस प्रकार की जो विचारधारा है या विचार है वही सत्याग्रह करता है। आओ इसकी विशेषताओं को हम समझते हैं। सत्याग्रह सत्य के प्रति अथाह विश्वास होना, सत्य के प्रति विश्वास
एवं आग्रह का होना। सत्य के प्रति विश्वास एवं आग्रह का होना का क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि जो सत्य है, जो सही है, उसके प्रति पूरी आस्था रखना। अंतिम में सत्य की ही जीत होगी, असत्य हारेगा, अंग्रेज यहाँ से भागेंगे और भारतीयों की जीत होगी, क्योंकि अंग्रेज गलत तरीके से हमारे ऊपर शासन कर रहा है। इस प्रकार का जो पहला इसका थॉट था वो यही था, सत्य के प्रति विश्वास होना एवं आग्रह का होना। दूसरा होगा शारीरिक बल या आक्रामकता के बजाय मानसिक एवं नैतिक रूप में मजबूत होना। इसका अर्थ यह होगा कि कभी भी जो सत्याग्रह को मानने वाला व्यक्ति है वो हिंसा नहीं करेगा, वो शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करेगा, वो उसके ऊपर यदि कुछ अत्याचार हो रहा है तो उसका विरोध वो शांति प्रदर्शन करके देगा, हड़ताल करके देगा, कभी हिंसा का समर्थन नहीं करेगा। मानसिक रूप से इतना मजबूत रहेगा और उसका चरित्र इतना अच्छा रहेगा कि वो लगातार लड़ाई लड़ेगा और अंतिम में उसकी सफलता निश्चित होगी। तो दूसरा पॉइंट इसका यही है कि शारीरिक बल, तोड़फोड़ इत्यादि बिल्कुल नहीं करना है। शांति का मार्ग और अहिंसा का मार्ग पर चलकर हर हाल में हमें मानसिक रूप से मजबूत होना है और नैतिक रूप में सही मार्ग पर चलने के बाद हमें सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा विश्वास बनाए रखना है। तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा वह होगा हिंसा का समर्थन न करना। किसी भी स्थिति में हिंसा का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। पता भी होगा जब आने वाले समय में हम जब असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे कि कैसे चौरी चौरा हत्याकांड होने के बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था। वापस इसलिए लिया था क्योंकि उसमें 17 पुलिसकर्मियों को लोगों की भीड़ ने जला दिया, हिंसा हुई थी। तो गांधी जी ने बार बार इस बात को दोहराया है कि हिंसा को हम कभी भी अपने आंदोलन में स्थान नहीं देंगे। तो तीसरा पॉइंट इसका यही होगा। चौथा पॉइंट इसका यह होगा, चौथा पॉइंट इसका यह होगा कि किस तरह से, चौथा पॉइंट इसका यह होना चाहिए कि हम हर हाल में चौथा पॉइंट इसका इस तरह से होगा कि हम हर हाल में, हर परिस्थिति में लोगों को जुड़ने के लिए विवश नहीं करेंगे। अर्थात कभी भी हम लोगों को जबरदस्ती अपने आंदोलन से नहीं जोड़ेंगे, उनको समर्थन देने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि वह खुद एहसास करें कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि वो इस बात को एहसास करते हैं कि हाँ, इस आंदोलन में समर्थन देना चाहिए, तो लोग उनके लिए स्वागत है। इस प्रकार की बातें भी सत्याग्रह में की जाती है कि किसी भी परिस्थिति में लोगों को विवश हम नहीं करेंगे, तुम आंदोलन हमारे साथ भाग कर बैठो। लोग इस बात को महसूस करें, इस चीज को एहसास करें कि सही क्या है, गलत क्या है, इसके आधार पर वो हमारा समर्थन दे सकते हैं और वो सही समर्थन होगा। पांचवा इसका बिंदु यह हो सकता है कि हम अपने विद्रोही या विरोधी के खिलाफ, विरोधी के मन में अपने प्रति सम्मान का भाव लाना। कभी भी हम विरोध का जवाब
विरोध से नहीं देंगे, बल्कि विरोध का जवाब हम उसका सामना करने से देंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है उसके मन में भी हमारे प्रति प्रतिष्ठा या सम्मान का भाव जाग जाएगा। तो ये जो 5 6 पॉइंट हैं, इसके आधार पर सत्याग्रह को हम समझ सकते हैं। इसमें निष्कर्ष जरूर लिखना। तो निष्कर्ष क्या हुआ? इसके बाद सत्याग्रह के आंदोलन हुए। सत्याग्रह आंदोलन कहाँ का हुआ? सत्याग्रह आंदोलन कहाँ का हुआ? चंपारण। चंपारण में क्या हुआ था? 1917 में चंपारण में जबरदस्ती अंग्रेज नील का उत्पादन करवा रहे थे, जिसके खिलाफ लोगों ने शिकायत की थी। नील एक व्यावसायिक फसल है और वो धान गेहूं इत्यादि के बजाय उसी को उपजाने के लोग किसानों को कह रहे थे। इसके खिलाफ आंदोलन गांधी जी ने नेतृत्व किया था और जीता भी था। दूसरा आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? खेड़ा। तीसरा अहमदाबाद। खेड़ा में यह हुआ था आंदोलन कि वहां अत्यधिक मात्रा में कर वसूला जा रहा था। कर वसूलने के पीछे एक रीजन यह भी था कि वहां महामारी फैली हुई थी और उस महामारी के बजाय, वो महामारी के बाद अंग्रेजों ने किसानों से कर में कमी करने के बजाय उसको और बढ़ा दिया था। इसके खिलाफ आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। तीसरा है अहमदाबाद। ये मजदूरों का आंदोलन था जो फैक्ट्री में काम करते थे, उनको बोनस बढ़ावाना था, जिसको कम कर दिया गया था। इसके लिए भी आंदोलन गांधी जी ने किया और इनका तीनों आंदोलन सफल रहा था। गांधी जी के द्वारा ये किया गया आंदोलन अंतिम में देखते हैं इसी का लाभ उनको आने वाले समय में जब असहयोग आंदोलन होगा उस समय उठाएंगे और किसानों को, मजदूरों को जोड़ करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले समय में एक ऐसी राजनीति की शुरुआत करेंगे जिस राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजों के खिलाफ भारत से लेकर के ब्रिटेन तक बिगुल फूकेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रोजेक्ट टेक्स्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह जो है चैप्टर या यह जो पॉइंट है, ये आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे। आज ये बस इतना है। सुरक्षित रहो और जो भी बताया जा रहा है इसका कॉपी में नोट करने की कोशिश करो। और इस परिस्थिति में जब स्कूल नहीं खुले हैं, कॉलेज बंद हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई या ऐप के माध्यम से पढ़ाई हर हाल में जारी रखो, क्योंकि ये समय है नया कुछ सीखने का, अपने आप को इस योग्य बनाने का कि आने वाले समय में जब भी हमें कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी होगी तो उसमें हम इसका मदद करेंगे। धन्यवाद।